नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, पॉलिटी के लिस्टिंग का हम लोग ये पूरा जो वीडियो है इसे देख रहे थे। ये वीडियो एकमात्र नहीं है, इसमें पूरी सीरीज है और कई सारे पार्ट आप देखेंगे। फिर एक साथ जो कंपाइलेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। रिवीजन कराना ये हमारा उद्देश्य है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जगह पे, एक स्थान पे आपके सामने परोसे जा रहे हैं, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर असली बात स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हमने 1 से लेकर यानी पहले अनुच्छेद से लेकर 395 अर्थात 395वां जो अनुच्छेद था वहां तक के जितने भी संवैधानिक प्रावधान थे उनको एक एक करके देखा था, काफ़ी अच्छे से देखा था। और उसके बाद अब हमें देखना है यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं उनके बारे में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट यानी जो संघ सूची है उसके बारे में देखेंगे। संघ सूची में जो पहला विषय यहाँ शामिल किया गया है वो है भारत की रक्षा। देश की रक्षा करना ये संघ का उत्तरदायित्व यानी जो केंद्र होता है उसका उत्तरदायित्व होता है। डिफेंस ऑफ इंडिया। उसके बाद नौसेना, सेना और वायुसेना, मतलब जो तीनों सेनाएं हैं। नौसेना का मतलब यहाँ पर नेवी से तात्पर्य है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप देख रहे हैं, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस, एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। ये जो पूरा प्रोविजन है या ये वाला जो विषय आप देख रहे हैं ये संघ सूची का विषय। उसके बाद 2 यानी 2A आप कह सकते हैं, और इसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन इन एनी स्टेट इन एड ऑफ द सिविल पावर। ये जो सिस्टम है ये भी इसी में शामिल है, मतलब यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि संघ के किसी सशस्त्र बल का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन जो शब्द है उसके लिए डिप्लॉयमेंट नाम की जो अंग्रेजी है वो यूज़ की गई है। तो थोड़े से जो हिंदी वाले शब्द हैं वो टेढ़े होते हैं, तो उनका अगर आप अंग्रेजी वर्जन देख लें, पॉलिटी के रिस्पेक्ट में, हर जगह नहीं, तो पॉलिटी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तीसरे नंबर का जो पॉइंट है या तीसरे नंबर का जो विषय है उसमें छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। जो छावनी क्षेत्र हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, मतलब कैटोनमेंट एरियाज के बारे में कहा जा रहा है। कैटोनमेंट एरियाज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सच एरियाज। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद यूनियन लिस्ट का जो अगला टॉपिक है वो है नौसेना, सेना मतलब थल सेना की बात हो रही है, और वायुसेना संकर्म। कहने का तात्पर्य क्या, यहाँ पे देख लीजिए, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेज वर्क, मतलब उनके काम क्या होते हैं, उनके जिम्मे कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, और उसके बारे में जितना भी नियंत्रण है वो संघ सूची में शामिल किया गया है, अर्थात ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो 6वें नंबर का ये पॉइंट आप देख रहे हैं। देखिए, जब आपातकालीन स्थिति आती है या देश पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो वैसी कंडीशन में केंद्र के पास जो राइट्स होते हैं, पहले से ही केंद्र थोड़ा सा निरंकुश है, लेकिन जब ऐसी गंभीर परिस्थितियां आती हैं तो वहाँ पर केंद्र के राइट्स थोड़े से और मजबूत हो जाते हैं। वहाँ केंद्र एकाएक सडनली कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है और जनहित के लिए वो कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना। तो अभी जो तत्काल में दौर चल रहा है, मतलब कोरोना महामारी का जो विध्वंसक रूप दिखाई दे रहा है, मतलब पूरी दुनिया में हम सबसे टॉप कर गए हैं इस मामले में, संक्रमण एकदम हर व्यक्ति के फेफड़े तक पहुंच गया है, ये कंडीशन है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो गई है, मतलब वो मनमाने तरीके से एक्शन ले सकते हैं और इस समय उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी ज़्यादातर नहीं है। तो यहाँ आपने देखा। इसके बाद देखिए 6वें नंबर का पॉइंट, ये 5वां आपने देखा। अभी जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपने मकसद या अपने फायदे के लिए कोर्ट की भी अवहेलना कर दे रही, तो उनके पास पावर है इस समय, राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है, केंद्र के पास ज़्यादा है। तो लॉकडाउन लगाने वाला जो सिस्टम था उस पर कोर्ट ने कहा कि आपको लगाना चाहिए। अब स्थितियाँ जो हैं वो विस्फोटक हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार या जो राज्य सरकारें हैं वो कतई मानने को तैयार नहीं है। जो राज्य सरकारें मान रही हैं वो नियंत्रित कर रही हैं। केंद्र सरकार जो है वो आप जानते हैं कहाँ व्यस्त है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर 6वें नंबर का जो पॉइंट है इसमें कहा गया कि परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत, ये वाला जो विषय है ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम लोग राज्य व्यवस्था तक सीमित नहीं रह जाते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था और राजनीति जो होती है यानी पॉलिटिक्स, दोनों में बहुत बारीक लाइन होती है और वो सीमा रेखा क्रॉस हो ही जाती है, वो दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। तो दोनों को जोड़कर ही आपको देखना चाहिए। बस ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं से आप बायस्ड न हो जाए, मतलब पक्षपाती न हो जाए। देखिए यहाँ पर कहा गया कि परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत, और ये है 6वां पॉइंट। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर का पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें डिफेंस का जो इंडस्ट्री वाला सिस्टम है, मतलब डिफेंस इंडस्ट्रीज, वो पूरा दायरा या वो वाला जो विषय है वो यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट 8वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें 8वां पॉइंट जो है उसमें आप देख रहे हैं केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। उसके बाद 9वें नंबर के पॉइंट को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रक्षा विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारकों से या कारणों से निवारक निरोध। अर्थात यहाँ पे आप देखिए
प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विथ डिफेंस, फॉरेन अफेयर और द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देश की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है और उसको आधार बनाकर या उसका हवाला देकर किसी भी प्रकार का निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि जो आजकल की राजनीति है उसमें नेता देश की सुरक्षा के बारे में नहीं, अपनी सुरक्षा और सबसे ज़्यादा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये जो बात है ये सिद्ध हो चुकी है, ठीक। और कोई भी पार्टी यहाँ दूध की धूली नहीं है, ये भी बात। अब इसके बाद देखिए 10वें नंबर का पॉइंट, तो विदेशी कार्य या विदेश कार्य जो है मतलब फॉरेन अफेयर्स की बात हो रही है। तो ये वाला जो मुद्दा है ना, मतलब फॉरेन अफेयर्स का, ये भी संघ सूची का हिस्सा है, मतलब इस पर भी केंद्र का नियंत्रण है। इसके बाद 12वें नंबर के पॉइंट को देखें, उससे पहले 11वां यहाँ छूट रहा था, उसको देख लीजिए। राजनयिक, परिषदीय और व्यापार प्रतिनिधित्व, ये वाला जो मैटर है ये 11वें नंबर के पॉइंट में शामिल किया गया है, यानी डिप्लोमेटिक, कॉन्ज्युलर एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद 12वें नंबर के पॉइंट में हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, मतलब इसके संबंधित जो मुद्दे हैं उसको भी संघ सूची का विषय बनाया गया है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। उसके बाद 13वें नंबर के पॉइंट को आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, निगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उसमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन करना, ये वाला जो सिस्टम है। यहाँ आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ठीक नीचे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एसोसिएशंस एंड अदर बॉडीज। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 को देखिएगा, विदेशों में संधि और करार करना। विदेशों के साथ संधि करना, समझौता करना, ये मूल रूप से केंद्र सरकार के मुद्दे के अंतर्गत या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये संघ सूची का विषय है। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रीटीज, एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस विथ फॉरेन कंट्रीज। इसके बाद 15, यहाँ पे 15वां आप देख लीजिए, युद्ध और शांति, मतलब बाहर के किसी देश के साथ सीमावर्ती जो युद्ध है वो छिड़ा हुआ है, तो वहाँ पे युद्ध की परिस्थितियों से निपटने का तरीका या शांति बहाल करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो सब अधिकार क्षेत्र संघ सूची में आता है, मतलब ये केंद्र सरकार का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं युद्ध और शांति, और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे आप वार एंड पीस देख रहे हैं। उसके बाद वैदेशिक अधिकारिता यानी फॉरेन ज्यूरिडिक्शन, जो वैदेशिक अधिकारिता है ये वाला विषय भी यूनियन लिस्ट का ही हिस्सा है। उसके बाद 17 नंबर का पॉइंट देखिए, इसमें नागरिकता, देशीकरण और अंतर्देशीय जो मामला है वो संघ सूची का हिस्सा है। यहाँ आप देख रहे हैं सिटीजनशिप, न्यूट्रलाइजेशन एंड एलियंस। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्यर्पण की बात की जा रही है। तो प्रत्यर्पण यानी क्या, यहाँ पे एक्सट्रेडिशन की बात हो रही है, और ये वाला जो विषय है ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न बनाने का एक सिंपल तरीका होता है कि बताइए कि ये जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, या इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय है, या ऐसे ही राज्य सूची और समवर्ती के लिए पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद आप 19वें नंबर के प्रश्न को देखें, माफ कीजिएगा यहाँ पे प्रश्न हो रहा था तो प्रश्न आ गया। देखिए 19वें नंबर का जो पॉइंट है पासपोर्ट और वीज़ा की बात हो रही है, ठीक। 19वें नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पासपोर्ट और वीज़ा की बात हो रही है। ये वाला भी जो मैटर है ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद 20वें नंबर के पॉइंट को आप देखें, और पॉइंट नंबर 20 जो है इसमें भारत के बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ, जैसे कि भारत के जो धर्म स्थल हैं भारत में स्थित हैं वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन विदेशों में भी कुछ तीर्थ हैं, तो उनके संबंध में जो मामले हैं या उसका जो मैटर है वो भी संघ सूची का ही हिस्सा है। और उसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिलग्रिमेजेस टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बाहर जो पिलग्रिमेजेस हैं उनके बारे में बात चल रही। जैसे आप सुनते होंगे कि एक हिंगलाज माता का मंदिर है, देवी सती जब उनका आत्मदाह हुआ था, मतलब उन्होंने आत्मदाह किया था, तो उसके बाद महादेव उनके जले हुए शरीर को लेकर घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसे काट काट के कई सारे टुकड़े उसके किए ताकि महादेव का मोह भंग हो। और उसके बाद जो उनके बॉडी पार्ट्स थे वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई, मान्यता है, हिंदू मान्यता है। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जो देवी का सिर था, मतलब सती माता का सिर था, वो हिंगलाज वाला जो स्थान है पाकिस्तान में है वहाँ पे गिरा। विभाजन से पहले वो भारत का हिस्सा था, लेकिन अभी वो चला गया है पाकिस्तान में बंटवारे के बाद। लेकिन वो आस्था का केंद्र है, उसे नानी का मंदिर वहाँ कहा जाता है, और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों उसे श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। तो ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं, सिर्फ वही नहीं, कैलाश मानसरोवर या इस तरह के जितने मामले हैं, वहाँ पर अंतिम निर्णय जो है या अंतिम जो अधिकार क्षेत्र है वो संघ सूची में आता है, तो केंद्र सरकार का है। इसके बाद आगे चलते, यहाँ देखिए 21वें नंबर का पॉइंट, समुद्री डकैती और गहरे समुद्र या हवा में किए जाने वाले अपराध, मतलब जो एयर में होते हैं अपराध उड़ते उड़ते, उसमें भी जो अंतिम अधिकार क्षेत्र है वो संघ सूची का है। यहाँ पे पूरा वाक्य देख लेते हैं पहले। समुद्री डकैती, गहरे समुद्र और हवा में किए जाने वाले अपराधों और राष्ट्रों के कानून के खिलाफ अपराध, तो ये वाला जो मामला है यहाँ पे आप इनके बारे में देख रहे हैं, पिराटीज एंड क्राइम्स कमिटेड ऑन द हाई सीज और इन द एयर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेशन। इसके बाद रेल वाला जो मामला है या रेल वाला जो विषय है वो भी केंद्र सरकार का, मतलब संघ सूची में आता है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, नेशनल हाईवेज की, तो वो भी संघ सूची का ही विषय है। उसके बाद आप देख रहे हैं अंतर्देशीय जल मार्गों पर पोत परिवहन और परिवहन,
ये जो मामला है 24वें नंबर के पॉइंट को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वाला जो मैटर है ये भी संघ सूची में आता है, यानी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन नेशनल वाटरवेज। इसके बाद 25वां समुद्री पोत परिवहन और परिवहन, ये वाला जो मैटर है 25, यानी मैरीटाइम शिपिंग एंड नेविगेशन। उसके बाद महापत्तन, यहाँ आप देख रहे हैं, और उससे पहले एक बीच में ये छूट रहा है, इसको देखिएगा 26 नंबर का जो पॉइंट है, प्रकाश स्तंभ, पोत परिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए ये जो मैटर है, मतलब यहाँ आप 26 नंबर का पॉइंट इधर देख लीजिए, लाइट हाउस फॉर द सेफ्टी ऑफ शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट। लाइट हाउस का काम अच्छा क्या होता है, तो समुद्र के जो तट होते हैं वहाँ पे इनका निर्माण होता है, या जिस भी स्थान पे हो वहाँ से ये लाइट दिखाने का काम करते हैं, मतलब जहाज़ों को रास्ता भटकने से बचाना इनका मेन पर्पज़ होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद महापतन, तो महापत्तन क्या है, मतलब यहाँ पर मेजर पोर्ट्स की बात हो रही है, जो बड़े वाले पोर्ट्स हैं, बड़े आकार के हैं। महाशब्द जो है ये आकार में वृद्धि कर देता है, तो इसका वाला जो पॉइंट है वो भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद देखिए आप हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, कोई बात नहीं, इसमें नीचे देख लेंगे। देखिए हिंदी वाला यहाँ पे, तो पत्तन संगरोध और नाभिक और मेरीन अस्पताल, कहने का मतलब क्या, पोर्ट क्वारंटाइन, सीमैन एंड मैरिन हॉस्पिटल। इसके बाद आगे चलते हैं, ये नाभिक नहीं है, असल में नाविक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो नाविक का जो यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद है वो दिया हुआ है। इसके बाद आप 29 को देखें तो वायुयान, माफ कीजिएगा, वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालक, ये वाला जो मुद्दा है या ये वाला जो विषय है ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एयरवेज, एयरक्राफ्ट एंड द एयर नेविगेशन प्रोविजन फॉर एरोड्रोम्स। इसके बाद 30 नंबर का जो पॉइंट है उसको आप देखेंगे, यहाँ पे है, और इसमें अगर आप देखें तो रेल, समुद्र और वायुमार्ग के द्वारा या यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन, ये जो मुद्दा है ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बाय रेलवे, सी, एयर और नेशनल वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट नंबर 31 को आप देख लीजिए, डाक तार, टेलीफोन, बेतार प्रसारण जैसे अन्य जो संचार साधन हैं वो सभी ये यूनियन लिस्ट में आते हैं, यानी संघ सूची का विषय है। और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर लाइक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाला जो मुद्दा है। उसके बाद 32 को देखते हैं, संघ की संपत्ति और उससे राजस्व किंतु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे और उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए, मतलब ये वाला जो मामला है इसमें आप देख लीजिए, ये है 32 प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और उसके बाद 33 को आप देख रहे हैं, इसमें ओमिटेड कहा गया है, थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 33 वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है इसमें पूरा वाक्य यहाँ कंप्लीट नहीं किया है, तो इसका पूरा जो वाक्य है वो यहाँ पे मौजूद है हिंदी वाले में, उसे आप देख सकते हैं। 32 को अगर आप देखें ना अंग्रेजी वाले में, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तक ही सीमित रखा है, लेकिन असल में किस तरह की प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो संघ की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और उससे जो रेवेन्यू यहाँ पे मामला होता है, रेवेन्यू का मामला होता है, वो संघ सूची में शामिल किया गया है। किंतु किसी राज्य में जो प्रॉपर्टी है या उसका जो संबंध है वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे और उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए, मतलब यहाँ संसद के द्वारा किए जाने वाले उपबंध और उस राज्य के द्वारा लिए जाने वाले एक्शन, दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है। तो ये वाला जो विषय है ये भी संघ सूची का ही हिस्सा है। इसके बाद 33 आप देख ही रहे हैं, लोप वाला है। इसके बाद 34 है यहाँ पे, तो देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण, ये जो मामला है या ये जो विषय है ये यूनियन लिस्ट का है। यहाँ आप देख रहे हैं, कोड्स ऑफ वार्ड फॉर द स्टेट ऑफ रूलर ऑफ इंडियन स्टेट। इसके बाद संघ का लोक ऋण, संघ का लोक ऋण, ये वाला जो मैटर है यहाँ आप देख रहे हैं, पब्लिक डेप्ट ऑफ यूनियन। इसके बाद नीचे देखिए 36 करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा। 37 जो विदेशी ऋण है उनके बारे में प्रावधान, यहाँ आप देख लीजिए, करेंसी, क्वाइनेस एंड लीगल टेंडर, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। और ये 37 जो यहाँ पे विदेशी ऋण आपको दिखाई दे रहा है, ये 37 नंबर का पॉइंट है। ठीक, तो जो 37वां मुद्दा है या 37वां संघ सूची का विषय है उसमें विदेशी ऋण आता है, यानी फॉरेन लोन आते हैं। यहाँ पे इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो दिया हुआ है। इसके बाद 38 को आप देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ये जो विषय है या इसके मामले में जितनी भी बातें हैं वो संघ सूची का हिस्सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 39 को आप देखें, डाकघर बचत बैंक, ये भी संघ के ही दायरे में आता है, यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात हो रही है। उसके बाद 40 को देखिएगा, यहाँ पे ढेर सारे विषय हैं तो उन्हें ध्यान रखना ये भी आवश्यक है। जैसे आप संविधान के अनुच्छेदों का रिवीजन करते हैं, बार बार उसे एक बार पढ़ लेते हैं फिर दोबारा पढ़ते हैं, तो इससे वो दिमाग में रहता है, रटने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही इसको भी पढ़ना है। तो यहाँ आप देखें तो, और एक चीज़ और है कि पूरे जितने भी टर्म हैं वो एकदम अक्षरशः किसी को भी नहीं याद होंगे, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार दो बार उसको रोज रिवाइज करते रहेंगे तो आप प्रश्न वहाँ गलत नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर का जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी, ये वाला जो मैटर है ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। लॉटरीज ऑर्गेनाइज बाय यूनियन और स्टेट,
इसके बाद 41 को आप यहाँ पे देख लीजिए, विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स विद फॉरेन कंट्रीज। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे 42 क्रम से चल रहा है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य यानी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर का पॉइंट देखिएगा, व्यापार निगमों का जिनके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, वित्तीय निगम है किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं है, नियम विनियमन और परिसमापन, ये जो पूरा प्रावधान है ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। मतलब यहाँ पे बताया गया है ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बट नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 44 यहाँ पे कहा गया कि चाहे वो व्यापार निगम हो अथवा नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कॉरपोरेशन वेदर ट्रेडिंग और नॉट, मतलब वो व्यापार निगम है अथवा नहीं, उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो वेदर ट्रेडिंग और नॉट विथ ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट। इसके बाद आप 45 को देख रहे हैं तो बैंकिंग है। उसके बाद 46 है विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र जैसी अन्य जो लिखा पढ़ी होती है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और इसके अलावा प्रॉमिसरी जो नोट होते हैं, अदर लाइक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की तरह से ये दिखाई देते हैं। इसके बाद 47 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ आपने 46 को देखा, 47 वाले में बीमा है यानी इंश्योरेंस की बात हो रही है। 48 में अगर देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और इसके अलावा फ्यूचर मार्केट जो है यानी वायदा बाजार जिसे कहा जाता है उसके विषय में इसमें प्रावधान किए गए। 49 को देखते हैं, यानी यहाँ पे पॉइंट नंबर 49 है पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन, इसके अलावा प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार जो है, चिन्ह और पण्य वस्तु चिन्ह, मतलब अति शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है जरा देखिएगा, यहाँ 49 आपने देखा, यहाँ पे पेटेंट, इन्वेंशन एंड डिजाइन, कॉपीराइट, यहाँ आप देख रहे हैं ना प्रतिलिप्याधिकार, ये जो शुद्ध हिंदी का शब्द है इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो कॉपीराइट होता है। इसे आप सर्वाधिकार भी कह सकते हैं सरल भाषा में। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड मर्चेंटाइज मार्क्स, मतलब यहाँ पे ट्रेडमार्क और पण्य वस्तु चिन्ह यानी जो मर्चेंटाइज मार्क होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये जितना भी मुद्दा है या इसके संबंधित जितने भी मैटर हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बाटों और मापों के मानक नियत करना, ये भी संघ सूची का ही विषय है। यहाँ आप देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मीजर। इसके बाद 51 को देखते हैं, भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक को नियत करना, यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ, यहाँ देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी फॉर गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब दोनों बातें हैं यहाँ पे, एक तो एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और दूसरा ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी भारत से बाहर भेजने वाला भी और साथ ही साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने वाला जो सिस्टम है वो भी इसमें शामिल है। इसके बाद आगे चलें तो 52 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें कहा गया कि इंडस्ट्रीज द कंट्रोल ऑफ विच बाय यूनियन इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी वे उद्योग जिसके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, यानी ये प्रासंगिक है। उसके बाद 53 को देखिएगा, तेल क्षेत्रों में खनिज तेल, संपत्ति स्रोत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य द्रव और पदार्थ जो कि ज्वलनशील हैं, मतलब ये फ्लेमेबल हैं, तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उन पर नियंत्रण ये संघ सूची के विषय में आता है। यहाँ आप देख लीजिए, ऑयल फील्ड एंड मिनरल ऑयल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अदर लिक्विड एंड सबस्टेंसेस विच आर इनफ्लेमेबल, सभी जो है वो इनफ्लेमेबल हैं यानी ज्वलनशील हैं, तो जलावन के लिए इस्तेमाल होते ही हैं, जीवाश्म ईंधन के तौर पे आप इन्हें देखते हैं। इसके बाद 54 खानों का विनियमन, जो माइंस होती हैं उस पर भी जो कंट्रोल है या उसके संबंधित जो विषय हैं वो भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। तो खानों का विनियमन और खनिजों का विकास लोकहित में समीचीन है, ये वाला जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है, यानी रेगुलेशन ऑफ माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। समीचीन का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट से लगाया गया है, यानी लोकहित में है, कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद 55 को देखिए, तो 55 में यहाँ ये बताने का असल में प्रयास किया गया है कि इस पर अगर केंद्र का नियंत्रण होता है, मतलब खानों के विकास के बारे में, चाहे पीछे आपने पेट्रोलियम वाला देखा है, तो ये ज़्यादा लोकहित में रहेगा। राज्यवार अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि ये राज्य सरकार के अधीन आ जाता है, तो पता लगेगा कि आप खुद ही देखते हैं कि भारत की जो टोटल संरचना है उसमें सभी जगह से मिनरल्स तो निकलते नहीं हैं। कुछ जो राज्य हैं वो मिनरल्स के मामले में एकदम से रिच हैं, बढ़िया उनके पास रिसोर्सेज हैं, और कुछ जो है उनके पास बहुत गिने चुने हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारें अगर उनके अधिकार क्षेत्र में ये विषय आ जाएगा तो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, राज्य सरकारें उस पर अपनी दादागिरी जमाने लगेंगी, मतलब उसको अपने राज्य के लिए यूज़ करने लगेंगे और पूरे देश में वो समान रूप से वितरित नहीं हो पाएगा, और यहाँ तब समस्या होगी। तो इसीलिए इसको संघ सूची में डाला गया है। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी सोचा जाएगा तो बहुत आराम से समझ में आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो खानों का विनियमन आपने देख लिया। उसके बाद नीचे देखिएगा, यहाँ पे खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, कहने का तात्पर्य क्या कि रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइन एंड ऑयल फील्ड्स। इसके बाद 56 को देखते हैं, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास,
जो अंतर्राज्यीय नदियां हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ जो नदी दून है उनके विनियमन और विकास के बारे में जो मैटर है वो भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। यहाँ आप देख लीजिए, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर। मतलब इंटरस्टेट का मतलब ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ होती हैं, अक्सर इन पे डिस्प्यूट होता है, विवाद खड़ा होता है, तो उनके विषय में जो प्रावधान है, और उसके साथ साथ रिवर वैलीज की बात हो रही है। यहाँ पर नदी दून का मतलब क्या है, घाटियों की बात हो रही है, नदी घाटियों की। इसके बाद 57 को देखिएगा, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड जो है वहां से परे मछली पकड़ना और मत्स्य क्षेत्र, ये वाला जो मुद्दा है ये भी संघ सूची का हिस्सा है। मतलब रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ देख लीजिएगा, माफ कीजिए ये ऊपर वाला तो हमने देख ही लिया था, यहाँ पे है फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर 58 आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ यूनियन एंड अदर एजेंसी। यहाँ आप देख रहे हैं संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण, ये जो जितने भी मामले आप यहाँ देख रहे हैं ये संघ सूची का हिस्सा है। इसके बाद अफीम की खेती, अफीम जो है वो मादक द्रव्य होता है, मतलब मादक पदार्थ होता है, और इससे दवाइयाँ बनती हैं, और हेरोइन जैसा जो अत्यंत नशीला पदार्थ है वो भी बनता है। तो इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हमेशा होती हैं, और इसकी जो कालाबाजारी है वो भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में इस पर एक सशक्त नियंत्रण की आवश्यकता है, तो इसको भी संघ सूची के विषय में डाला गया। अब यहाँ देखिए, अफीम की खेती, उसका विनिर्माण, निर्यात के लिए जो विक्रय है, वो सारे मामले आते हैं यूनियन लिस्ट में। और इसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड इट्स एक्सपोर्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, 60वें नंबर के प्रश्न को देखें। अच्छा ये बताइए, एशिया की सबसे बड़ी जो ओपियम फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? ये जरा कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा, देखिए कौन सही बताता है। इसके बाद 61 नंबर का जो यहाँ पे पॉइंट है इसे देखिएगा। 61 नंबर के पॉइंट में कहा गया कि संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद, संघ के कर्मचारियों से संबंधित जो औद्योगिक विवाद है वो सारा जो मैटर है वो भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। यहाँ आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यहाँ देख लीजिए कॉन्सर्निंग यूनियन एम्प्लॉइज। तो यूनियन एम्प्लॉइज है तो भाई उनका जो विषय है या उनके संबंधित जो मामले हैं उसको तो यूनियन लिस्ट में रखा ही जाएगा। इसके बाद 62 को देखते हैं, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक जो होते हैं उनके नामों से ज्ञात संस्थाएं, और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः, मतलब पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित और संसद के द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई जो अन्य संस्थाएं हैं, वो जो अधिकार क्षेत्र है, मतलब उनके बारे में जो राइट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में शामिल हैं, अर्थात वो केंद्र के अधीन आते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि नेशनल लाइब्रेरी, यहाँ आप 62 नंबर का पॉइंट ये देख रहे हैं, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंडियन म्यूजियम, इंपीरियल वॉर म्यूजियम, विक्टोरिया म्यूजियम एंड द इंडियन वॉर मेमोरियल एंड अदर लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी बात हो रही है। इसके बाद 63 को देखते हैं, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं वो सब संघ सूची का विषय है। इस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, ये केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम है तो भाई वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद देखिए 64, तो 64 नंबर का जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय महत्व वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थान यानी साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ, और बाकी चीज़ें नीचे हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस, वही बात है, मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो यहाँ पे साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका जो पूरा अधिकार क्षेत्र है या उसका जो उत्तरदायित्व है वो संघ सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रशिक्षण अनुशासन, यहाँ देखिएगा, प्रशिक्षण अनुशासन या अपराध का पता लगाने के लिए संघ की एजेंसियाँ और संस्थाएं यानी यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम। इसके बाद 66वें नंबर के पॉइंट को आप देखिए, तो उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थान में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वयन और अवधारणा, ये जो मुद्दा है। अब यहाँ देखिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये वाला जो मैटर है। उसके बाद 67 को देखते हैं, तो राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, ये जो मुद्दा है ये भी संघ सूची का विषय है। और इसके बारे में आप यहाँ देख रहे हैं, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ये भी राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। तो वो सारे मुद्दे आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। इसके बाद जो पुरातत्व की बात छिड़ी गई है तो आगे भी बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान संगठन, ये सब जितने भी यहाँ पे संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में जितने भी प्रोविजन है या इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो आता है संघ सूची के अंतर्गत, अर्थात ये केंद्र के अधीन है, केंद्र के नियंत्रण में।
और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, द सर्वे ऑफ इंडिया, द जूलॉजिकल, बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल, यहाँ पे देखिएगा जियोलॉजिकल, बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो सब यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद आप देखिए जनगणना। जनगणना जो विषय है बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सेंसस जो है ये केंद्र का विषय है, मतलब केंद्र की सूची जो है, संघ सूची है, उसमें आता है। इसके बाद 70वें नंबर के पॉइंट को देखें तो संघ की जो लोक सेवाएं हैं, मतलब संघ लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात हो रही है। तो ये सारे मुद्दे या इनसे जुड़े हुए जो विषय होते हैं वो संघ सूची में शामिल है। यहाँ पर राज्य का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा यूनियन पेंशन यानी संघ की पेंशन, अर्थात भारत सरकार के द्वारा या भारत की संचित निधि से जो देय पेंशनें होती हैं, भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे जो पेंशन दी जाती है, उसके बारे में जो निर्णय है या उससे संबंधित जो एकाधिकार है वो संघ सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद 72 को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 72 में हम लोग देख रहे हैं संसद के लिए राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, ये जो सिस्टम है या ये जो संस्था है, इसके बारे में प्रावधान हमें दिखाई देता है यूनियन लिस्ट में। और इसका जो 72 का पॉइंट यहाँ पे अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लेते हैं। इलेक्शन टू, यहाँ देख लीजिएगा, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, द इलेक्शन कमीशन, ये जो जितने भी मुद्दे आप देख रहे हैं ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद 73 को देखते हैं। तो सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो प्रोविजन है ये 74 नंबर का यहाँ आप देख सकते हैं। और 73 ऊपर था, 73 वाले को हमने देखा है कि संसद सदस्यों के राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, उसके अलावा जो वहाँ पे स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वहाँ पे संसद में काम करने वाले, उनके लिए जो वेतन भत्ते आती हैं आदि हैं, उसका प्रावधान ये भी संघ सूची का ही विषय है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला वाला आप देख लीजिए, इसमें 74वां है संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियां। मतलब संसद में 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च कौन सा है, निम्न कौन सा है, वो आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सबकी अपनी शक्तियां हैं। उसमें ज़्यादा पावरफुल जो है वो लोकसभा है, ये भी आप जानते हैं। हालांकि संसद जो है वो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से मिलकर नहीं बनती है, उसमें राष्ट्रपति भी एक अभिन्न अंग होता है। लेकिन सदनों की अगर बात करें तो प्रत्येक सदन की अपनी शक्तियां हैं, उसके अपने विशेषाधिकार हैं। तो उनके बारे में जो प्रावधान है वो हमें यहाँ पर संघ सूची में दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ उन्मुक्ति और प्रत्येक सदन की जो समितियां और सदस्य से संबंधित मामला है वो भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। और यहाँ पर हम उसे देख रहे हैं, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ मेंबर एंड कमेटीज ऑफ ईच हाउस। तो ये वाला मुद्दा हमने देखा। उसके बाद देखिए 75 नंबर का, 75 नंबर वाला जो है इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का वेतन, सेवा की शर्तें, इसके अलावा कैबिनेट के मंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके बारे में जो प्रोविजन है वो सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब सर्विस कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। इसके अलावा गवर्नर के बारे में भी वही बात है। द मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में प्रोविजन यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पे वेतन और सेवा की शर्तें दोनों शामिल। इसके बाद 76 नंबर का जो पॉइंट है उसमें ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, इसके बारे में बात की गई है, यानी उच्चतम न्यायालय का संगठन। यहाँ पे आप देख लीजिए ये 76वां है। संघ और राज्यों की जो लेखाएं हैं उनकी संपरीक्षा, जो कैग होता है यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो महालेखा परीक्षक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लेखा यानी जो ऑडिट होते हैं उनकी संपरीक्षा करता है। और उसके बारे में मतलब उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया गया, किस प्रकार से उसमें जो एक्सपेंड करने की बात है, मनी एक्सपेंड करने की बात है, वो सब चीज़ें उससे सामने आती हैं। वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो खैर वो अलग चीज़ है। यहाँ पर संघ और राज्यों की जो लेखाएं हैं उनकी संपरीक्षा का जो प्रावधान है ये भी यूनियन लिस्ट का ही हिस्सा है। इसके बाद 77 को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का संगठन, मतलब गठन, संगठन, अधिकारिता और उसकी जो शक्तियां हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो भी संघ सूची का ही विषय है। वो राज्य सूची और संवर्ती सूची से बाहर है। ठीक, तो 77 को आपने यहाँ पर देखा। ऑर्गेनाइजेशन, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 78 नंबर के पॉइंट को देखते हैं। तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका जो संगठन है, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट की बात है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट कहा गया है। तो वो वाला जो सिस्टम है या विषय है वो भी संघ सूची का विषय है। इसके बाद किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता, किसी संघ राज्य क्षेत्र का विस्तारण, ये सब जो मामले हैं ये भी संघ सूची में ही आते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक्सटेंशन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी, मतलब किसी भी संघ राज्य क्षेत्र तक उसकी अधिकारिता को विस्तृत कर दिया जाए। हमने देखा है कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो कभी कभी एक राज्य से बाहर भी अधिकार क्षेत्र रखते हैं, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट। बताइएगा कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला है। मतलब ये कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है, बंगाल वाला, उसके अलावा और किन क्षेत्रों पर अपना न्यायाधिकार रखता है। तो इस प्रकार के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में प्रोविजन वो यहाँ से दिखाई देता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 80 को देखिएगा।
ठीक, किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तार, ये वाला जो मैटर है थोड़ा सा ही विवादास्पद है, लेकिन ये भी संघ सूची का विषय है और इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट नंबर 80 के तौर पे, एक्सटेंशन ऑफ द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पुलिस फोर्स बिलोंगिंग टू एनी स्टेट टू एनी एरिया। इसके बाद 81 को देखते हैं, तो अंतर्राज्यीय प्रव्रजन, अंतर्राज्यीय क्वारंटीन, ये वाला जो मामला है, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं इंटर-स्टेट माइग्रेशन, इंटर-स्टेट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस है और डरावना भी है, तो ये वाला 81 नंबर का पॉइंट है और ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। उसके बाद 82 को देखिए, ये देख लीजिए आप, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, मतलब जो कृषि आय है, कृषि से होने वाली, कृषि उत्पादों से होने वाली आमदनी है, उसके अलावा अगर कोई अलग से आय है तो उस पर टैक्स, ये वाला जो प्रोविजन है ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। मतलब इसमें आप देख रहे हैं टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद 83 को देखिए, यहाँ पे 83 में कहा गया कि ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सीमा शुल्क, जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क भी आता है। 84 को देखें तो ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज ऑन फॉलोइंग गुड्स, मतलब यहाँ पर कुछ जो वस्तुएं हैं उनके बारे में दिया हुआ है, फॉलोइंग गुड्स हैं और उन गुड्स पर लगने वाला विनिर्माण या उत्पादित जो उत्पाद शुल्क है उसके बारे में जो जितने भी प्रोविज़न है या उसके बारे में जितना भी प्रावधान है वो संघ सूची का विषय है। अच्छा, इसमें गुड्स कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम क्रूड है, यानी कच्चा जो पेट्रोलियम होता है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम जिसे कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पेट्रोल डीजल हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो एकदम से ज़मीन से वैसे ही निकलता है। ज़मीन से तो काला कीचड़ जैसा निकलता है, जेलीनुमा पदार्थ निकलता है और उसी का जब रिफाइन किया जाता है, शोधन किया जाता है, तो उसके बाद उससे अनेक चीज़ें बाहर आती हैं। सिर्फ पेट्रोल ही बाहर नहीं आता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ईंधन, मतलब कैरोसिन भी वहीं से निकलता है, डीजल भी वहीं से निकलता है, गैसेस निकलती हैं, तारकोल जो अपशिष्ट बच जाता है उससे तारकोल निकलता है और भी न जाने क्या क्या लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह निकलते हैं, पैराफिन, मोम, ये सब निकलता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम है वो इसके दायरे में आता है। इसके अलावा उच्च गति का जो डीजल है यानी हाई स्पीड डीजल वो भी आता है। मतलब यहाँ पे जो ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज है उसकी बात हो रही है ना, तो कौन कौन से गुड्स इसमें शामिल किए गए हैं उनका सूची हम लोग देख रहे हैं। तो हाई स्पीड डीजल है, इसके अलावा मोटर स्पिरिट है यानी कॉमनली नोन एज पेट्रोल, मतलब इसे सामान्य तौर पर हम लोग पेट्रोल के नाम से जानते हैं, और प्राकृतिक गैस, विमान, टरबाइन ईंधन, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट भी इसी में शामिल है। तो इसे हमने देखा। इसके बाद 85 यानी निगम कर, जो कॉरपोरेशन टैक्स है, वो भी यूनियन लिस्ट का ही हिस्सा है। 86 को देखें तो टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी यहाँ आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, टैक्सेस ऑन, नीचे देख लीजिएगा कैपिटल ऑफ कंपनीज। कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिएगा व्यष्टियों और कंपनियों की जो आस्तियाँ हैं उनके लिए या उनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं आती है। मतलब ऐसी आस्तियाँ या ऐसी जो संपदाएं हैं जिसमें कि कृषि भूमि शामिल नहीं है। पूंजी मूल्य पर कर और कंपनियों की पूंजी पर कर, ये वाला जो पूरा प्रावधान है वो इसमें आता है। इसके बाद 87 को देखते हैं तो कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा, अर्थात स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। 87 के बाद 88 को देख लेते हैं तो 88वां जो पॉइंट है यहाँ आप देख रहे हैं कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, यानी ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। इसके बाद 90 नंबर का पॉइंट, और उससे पहले 89 को पहले देखते हैं, ये बीच में छूट रहा था। रेल, समुद्र या वायुमार्ग के द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर और रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, ये जो प्रोविजन है ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 89 में शामिल है। मतलब टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स कैरीड बाय रेलवे, सी और एयर, टैक्सेस ऑन रेलवे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा फेरीज एंड फ्लाइट्स। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 89 नंबर का है और इसमें हमने ये देखा कि रेल, समुद्र और वायुमार्ग के द्वारा जो ले जाए जाने वाले यहाँ यात्री थे या माल थे, दोनों की बात हो रही है, तो उनके बारे में जितने भी उस पर कर लगते हैं, रेल भाड़े पर कर लगता है, माल भाड़े पर कर लगता है, उसका जितना भी प्रोविजन है वो यूनियन लिस्ट में शामिल है। इसके बाद 90 नंबर का जो पॉइंट था उसमें हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर, यानी टैक्सेस ऑन अदर, यहाँ देख लीजिएगा टैक्सेस अदर देन स्टाम्प ड्यूटी ऑन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स, 90 नंबर का पॉइंट है। इसके बाद 91 को आप देख सकते हैं तो विनिमय पत्रों, यहाँ देखिएगा विनिमय पत्रों, चेकों, वचन पत्र, प्रत्यय पत्र आप कह सकते हैं, बीमा पॉलिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचर, इसके अलावा जो इस प्रकार की प्राप्तियां हैं, मतलब इस प्रकार के जो पक्ष हैं उनसे जो प्राप्तियां होती हैं उनके संबंध में स्टाम्प शुल्क की जो दर निर्धारित होती है, स्टाम्प होता है ना स्टाम्प पेपर, तो उसकी जो शुल्क की दर निर्धारित होती है वो यहाँ पे ये संघ सूची के विषय में शामिल है। इसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 91। रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इसके अलावा प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अलावा पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बहुत सारे हैं, इसके अलावा डिबेंचर और प्रॉक्सीज और रिसिप्ट्स,
ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे लोप वाला जो सिस्टम है 92 में है। 92 क को यानी 92A को देखा जाए तो समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। उसके बाद 92 ख यानी 92B को देख सकते हैं, तो माल के परेषण पर उस दशा में जिस दशा में ऐसा परेषण होता है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, उसका जो पूरा सिस्टम है वो यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आप देख लीजिए वही चीज़ अंग्रेजी में है, ओमिटेड यानी लोप वाला जो बात थी वो कही गई है। और उसके साथ 92A 92B ये दोनों दिया हुआ है और 92C जो है वो ओमिटेड है यानी उसका भी लोप हो गया है। यहाँ आप उसका जो हिंदी वर्जन है उसे देख रहे हैं और यहाँ पे तीनों अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। तो टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड अदर देन न्यूज़पेपर वेयर सच सेल और परचेज टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ये है 92A, इसे हमने पीछे हिंदी में देखा था। और उसके बाद 92B को देखें तो टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और 92C को आप देख ही रहे। उसके बाद 93 में चलते हैं, तो 93 को अगर देखा जाए तो इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध, ये वाला मामला यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर इन दिस लिस्ट। नेक्स्ट 94 को देखते हैं, तो यह सूची या इस सूची के विषयों में किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े, यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ आप देख लीजिए, मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर इन दिस लिस्ट। और उसके नीचे यहाँ पे 94 को आप देख रहे थे, तो 94 में कहा गया कि इंक्वायरीज, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द पर्पज ऑफ एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट। ठीक, इसके बाद 95 को देखें तो उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारियों और शक्तियों का जो नावाधिकरण विषय अधिकारिता है वो इसके अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है कि जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसके दायरे में बाकी सभी न्यायालय या जितने भी छोटे बड़े अदालतें हैं वो सब आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे बाहर है, वो इससे बाहर की चीज़ है। हालांकि उसका भी मुद्दा संघ सूची में ही शामिल किया गया है। तो फिलहाल एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट एडमायरली जुरिडिक्शन। इसके बाद 96 को देखते हैं, तो फ्री यहाँ आप देख लीजिएगा, फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट, बट यहाँ आप देखिए बट नॉट इंक्लूडिंग फी टेकन इन एनी कोर्ट। कहने का मतलब ये है, यहाँ फिर से इसे देख लीजिए, फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन इन एनी कोर्ट। कहने का मतलब ये, यहाँ देखिए उन सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस शामिल नहीं है। इसके बाद 97 को देखते हैं, तो कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रकटित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो कि उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है, तो वो वाले जो प्रोविजन है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। एनी अदर मैटर नॉट इनमेरिटेड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, मतलब यहाँ पे लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की बात हो रही है, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसमें न गिने जाने वाले यानी इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन इन आइदर और दोज लिस्ट, मतलब ये जो लिस्टें यहाँ पर दी हुई हैं इसमें उनका उल्लेख नहीं है। तो ऐसे में यहाँ प्रगणित का मतलब समझ रहे हैं, प्रगणित का मतलब होता है गिना जाना, तो यहाँ पर उसी प्रकार के विषयों को शामिल किया गया है। अब ये था यहाँ तक यूनियन लिस्ट का मैटर, और इसमें कुल मिलाकर कितने विषय देखे आपने? 97। पहले मूल अवस्था में चाहे जितने भी रहे हों, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 97। अब इसके बाद राज्य सूची की ओर चलते हैं, यानी लिस्ट 2 की बात हो रही है। यहाँ लिस्ट 2 और लिस्ट 3 दिया हुआ है ना, तो लिस्ट 2 का मतलब यहाँ पे राज्य सूची से है और लिस्ट 3 का मतलब समवर्ती सूची यानी जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उससे। तो आइए देखते हैं स्टेट लिस्ट को, और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मैटर आते हैं। पहले तो पब्लिक ऑर्डर जो है ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, राज्य सूची का विषय है। पुलिस का जो मैटर है ये भी राज्य सूची के अधिकार में आता है। और उसके बाद देखें तो उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, और हालांकि आपने पीछे देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वगैरह है वो केंद्र के अधीन है। तो ऐसे में होता ये है कि कभी कभी जैसे CBI जैसी जो संस्थाएं हैं उनको कुछ राज्य अपने यहाँ बैन कर देते हैं, तो लोग पूछते हैं कि राज्य किस अधिकार से इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि CBI तो केंद्र के नियंत्रण में होती है। देखिए वो है तो पुलिस का ही एक यहाँ पे अंग या सुरक्षा एजेंसी के तौर पे, तो ऐसे में राज्य उस पर कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ देखिए पुलिस का मामला, उसके अलावा उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, यहाँ आप देख लीजिए ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद कारागार, सुधारालय, बोस्टर्ड संस्थाएं और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं यानी प्रिजन्स, रिफॉर्मेटरीज, इसके अलावा बोस्टर्ड इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है एंड अदर सच इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में प्रोविजन। लोकल गवर्नमेंट जो है, स्थानीय शासन, ये भी राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये जो है ये भी राज्य सूची का ही विषय है। मतलब जो जनहित है, जन स्वास्थ्य है, उसका ध्यान रखना और स्वच्छता बहाल करना। इसके बाद भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं, बाहर के स्थान मतलब भारत से बाहर की जो सीमा रेखा है उसमें अगर कोई पिलग्रिमेज साइट पड़ती है तो उसके संबंध में जो नियंत्रण है वो तो आपने पीछे देखा, अभी हिंगलाज वाला जिक्र हुआ था, तो वो केंद्र सरकार यानी जो केंद्र सूची है, संघ सूची है, उसके विषय में आता है।
लेकिन अगर अंदर वाला मामला है किसी राज्य क्षेत्र का है तो वहां पर जो निर्णय लेने का अधिकार या उसका अधिकार क्षेत्र है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ वही चीज कहा गया है। जो पॉइंट नंबर 8 है उसे देखें तो इसमें कहा गया इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स, यानी जो मादक लिकर है जो कि टॉक्सिक नहीं है, मतलब नशीला है लेकिन जहर नहीं है। शराब भी दो तरह की होती है, एक तो पीने वाली जो लोग दारू पीते हैं वो होती है, और दूसरी जहरीली शराब होती है जैसे मेथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार की नहीं, जो पीने वाली शराब होती है उसके बारे में कहा गया। उसके बाद आप देखें निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य की सहायता, अर्थात रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल। इसके बाद आप देख लीजिए बरियल एंड बरियल ग्राउंड्स, यानी शव को गाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान की बात हो रही है। तो ये वाला जो मैटर है ये भी राज्य सूची का ही विषय है। इसके बाद लोप को देखते हैं। लोप यानी ओमिटेड, ये लुप्त है पहले से ही। लोप का मतलब क्या है, ये लुप्त हो चुका है। इसके बाद 12वें नंबर के पॉइंट को देखें तो पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेखों से भिन्न, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेखों से भिन्न जो यहाँ पे चीज़ें हैं, कई बार एक ही सेंटेंस जो है वो रिपीट हो गया है। मतलब कुल मिलाकर ये राष्ट्रीय महत्व की स्मारकें हैं, लेकिन क्षेत्र जो है वो राज्य क्षेत्रीय है, तो वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए। लाइब्रेरीज, म्यूजियम एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड अदर देन दोज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस वाला तो संघ सूची में आता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि उतने ज़्यादा महत्व नहीं हासिल कर पाते, तो उनकी देखरेख फिर कौन करेगा? तो उसकी देखरेख या उसके नियंत्रण का जिम्मा जो है वो राज्य सूची में रखा गया है। इसके बाद 11 नंबर का जो पॉइंट था वो तो ओमिटेड था, हमने 12 को देख लिया है। 13 को देखते हैं, कम्युनिकेशन दैट इज रोड, ब्रिजेस, इसके अलावा फेरीज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉट स्पेसिफाइड इन लिस्ट 1। जो लिस्ट 1 में शामिल न किए हुए कम्युनिकेशन के साधन है या कम्युनिकेशन है, उन सबको यहाँ पर राज्य सूची में एक साथ डाल दिया गया, इसीलिए लिखा गया है कि लिस्ट 1 में जो शामिल ना हो। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ एग्रीकल्चर, यहाँ देखिएगा 14वें नंबर का पॉइंट यहाँ पे है। तो एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कृषि और उसमें कृषि शिक्षा और अनुसंधान भी आते हैं, तो ये जो विषय है ये राज्य सूची का है। उसके बाद 15 नंबर का पॉइंट देखते हैं तो पशुधन का परिरक्षण और साथ ही साथ जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, ये राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने या इस पर नियंत्रण करने का राज्य सरकार का अधिकार होता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ लाइव स्टॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीजेस। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रिजर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद पशुधन का परिरक्षण, यहाँ देख रहे हैं आप, पशुधन का परिरक्षण, जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, और उसके नीचे काजी हाउस, ये देखिए काजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण, यानी पॉन्ड्स एंड यहाँ आप देख लीजिए प्रिवेंशन ऑफ कैटल टेरपास। इसके बाद यहाँ देखिए 17 नंबर का पॉइंट, और इसमें ये कहा गया है कि जल अर्थात जल प्रदाय, सिंचाई, नहरें, जल निकास और तटबंध, इसके अलावा जल भंडारकरण और जल शक्ति, ये वाला जो पूरा मैटर है ये भी राज्य सूची में आता है, यानी वाटर दैट इज वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड कैनाल, ड्रेनेज एंड इम्बैंकमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 को देखिएगा। पॉइंट नंबर 18 में ये कहा गया कि लैंड दिस इज राइट इज और ओवर लैंड टेन्योर्स एंड द कलेक्शन ऑफ रेंट, यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ रेंट है उसकी बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि भूमि अर्थात भूमि में या उसे अधिकार भूधृति, जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिसारी संबंध आपस में दिखाई देते हैं, और भाटक का संग्रहण, भाटक का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे भाड़े की बात की जा रही है। भाड़े को शुद्ध संस्कृत तत्सम में भाटक कहा जाता है, तो यहाँ शुद्ध दिया हुआ है। उसके बाद लोप, यानी यहाँ पे 19 नंबर का जो पॉइंट है और 20 नंबर का वो पहले से ओमिटेड है, तो उसको छोड़िए। इसके बाद 21 को देखिए, फिशरीज वाला जो मैटर है ये भी राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ वार्ड यानी प्रतिपाल्य अधिकरण की बात हो रही है, तो वो भी राज्य सूची के विषय में आता है। रेगुलेशन ऑफ माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट, देखिए ये वाला जो मैटर है ये दोनों में वेरी कर रहा है। माइंस का जो रेगुलेशन है वो यहाँ पर राज्य सूची का विषय है, लेकिन उस पर जो अंतिम नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज, उद्योग वाला जो मैटर है ये भी राज्य के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। गैस एंड गैस वर्क्स, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, इसके अलावा प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, ये सब जो है ये राज्य सूची के विषय हैं। क्रम से आप इन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 29 जो है इसमें उसका उसे ओमिटेड कर दिया गया है, वो लोप यहाँ पे लोप के तौर पे दिखाई दे रहा है। साहूकारी और साहूकार कृषि ऋणिता से मुक्ति, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मनी लेंडिंग एंड मनी लेंडर, रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इनडेबिटनेस। इसके बाद पांथशाला और पांथशाला पाल, अर्थात यहाँ पे इनन और इनन कीपर जो सराय होती है, या जिन्हें आप कहते हैं कि कहीं पर रहने का ठिकाना है, धर्मशाला आदि है, मतलब वहाँ पे आप कुछ रेंट चुकाकर या ऐसे ही फ्री में भी टिक सकते हैं। तो वो जो विश्राम गृह या सराएं होती हैं उनको रखवाली करने वाले व्यक्ति और वो सराएं, ये सब भी राज्य सूची के अधिकार में आते हैं। इसके बाद ऐसे निगमों का, अच्छा बताइए कि भारत में सराय या जो इनन्स होते हैं इनका प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? मतलब एक लोकप्रिय दर्जे पर, छोटे स्तर पर नहीं।
इसके बाद देखिए 32, तो 32 वाला आप देख लीजिए, ऐसे निगमों का जो कि सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है। सूची 1 का मतलब यहाँ यूनियन लिस्ट की बात हो रही है, तो यूनियन लिस्ट में जो विनिर्दिष्ट निगम है उससे भिन्न है। कुछ निगमों का जिक्र हमने चूंकि पीछे देखा था, तो उनको छोड़कर या उससे अलग, और विश्वविद्यालयों के निगमन, विनियमन, परिसमापन, इसके अलावा अनिगमित जो व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियां हैं, और संगम सहकारी सोसाइटियां, इनका जो पूरा मामला है वो यहाँ पर राज्य सूची का विषय है और उसे आप एक क्रम से देख रहे हैं। इसके बाद देखिए नाट्यशाला, नाट्य प्रदर्शन, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन और आमोद प्रमोद वाला जो मैटर है वो भी यहाँ पर राज्य सूची का ही विषय है, यानी थिएटर, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, सिनेमा, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, तो दाव और द्यूत, द्यूत का मतलब जुआ और दाव खेलना मतलब वही बाजी लगाना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी राज्य सूची का है। बेट करते हैं ना लोग, शर्त लगाते हैं कि अच्छा हम ये शर्त जीत जाएंगे तो तुम्हें ये देना पड़ेगा, तो इसमें हारने जीतने वाला काम चलता है। जुए में भी वही होता है, दाव लगता है। तो बेटिंग और गैम्बलिंग वाला जो सिस्टम है या उसका जो विषय है वो भी राज्य सूची में ही आता है। इसके बाद वर्क, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ स्टेट, यानी राज्य में निहित और उसके कब्जे के संकर भूमि और भवन, ये सब जो विषय हैं ये भी राज्य सूची का ही है। इसके बाद 36 जो है वो ओमिटेड है। 37 को देखते हैं। 37 में वर्क, यहाँ आप देख लीजिए 37 में इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का प्रावधान। उसके बाद 38 को देखिए, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का जो विधानमंडल है उसके सदस्यों, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यदि विधान परिषद है तो उसके सभापति, उपसभापति, मतलब हर राज्य में विधान परिषद होती नहीं है, वो आप जानते ही हैं, तो जहाँ होती है वहाँ पे वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इन सब के वेतन और भत्ते का जो पूरा यहाँ देखरेख का काम है या प्रावधान है वो राज्य सूची के विषय में डाला गया है। इसके बाद 39 को देखते हैं, तो विधानसभा की और उसके सदस्यों और समितियों की, तथा यदि विधान परिषद है तो उस विधान परिषद की, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, मतलब उनकी शक्तियां कौन सी हैं, उनके स्पेशल राइट्स कौन से हैं और उन्हें उन्मुक्त करने के लिए कौन सा यहाँ प्रावधान होता है, वो सारे विषय ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमेटी देयर ऑफ। इसके बाद देखिए 40 नंबर का पॉइंट, इसमें सैलरीज अलाउंसेस जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद 41 है स्टेट पब्लिक सर्विस, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट वाइज, उनके बारे में जितने भी राइट्स होते हैं या वो वाला जो विषय होता है वो राज्य सूची में आता है, यानी राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पेंशन्स जो होती हैं वो भी राज्य सूची में ही आती हैं। पब्लिक डेप्ट ऑफ द स्टेट, ये वाला जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ट्रेजर ट्रोव जो होता है, यानी निखात निधि जिसे कहा जाता है, वो भी राज्य सूची का विषय है। लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मतलब जो भूलेख होते हैं या भू राजस्व लेख होते हैं उनका पूरा मेंटेनेंस, और साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू और उसके संबंध में जितने भी मामले होते हैं वो राज्य सूची के विषय होते हैं। जैसे आप भूलेख के नाम से जब वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें राज्यवार आंकड़ा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ जो अगला वाला पॉइंट है उसे देखेंगे, टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी जो कृषि आय है उस पर कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। इसके अलावा टैक्सेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाला मामला जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा टैक्सेज ऑन मिनरल राइट्स, जो खनिज संबंधी अधिकार है उस पर टैक्स लगाना, ये भी राज्य सूची में ही आता है। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन, ओपियम। इसके अलावा इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग एंड नारकोटिक्स, ये वाला जो मैटर है या ये वाले जो विषय हैं ये भी राज्य सूची के ही विषय हैं, लेकिन बट नॉट इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, मतलब जो मेडिसिन के पर्पज से यूज़ होने वाली औषधियाँ हैं या इस प्रकार के मादक द्रव्य हैं, और साथ ही साथ जो एल्कोहल यहाँ पे टॉयलेट पर्पज से यूज़ होता है, मतलब उससे साबुन बनता है, सैनिटाइजर बनता है या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वो सारा मैटर ये राज्य के अधीन नहीं आता है। अब यहाँ पर जो पेज है वो असली यही है, ये संघ सूची का विषय है। पीछे भी आपने देखा है लिक्वर के बारे में और इसके अलावा ओपीएम आदि के बारे में जो राइट्स होते हैं वो संघ सूची में रखे गए। तो यहाँ बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कुछ राइट आपके पास है और कुछ राइट मेरे पास। इसके बाद 52 जो है वो ओमिटेड है, उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रहा ये वाला। उसके बाद 53 को देखिएगा, 53 में कहा गया कि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, यानी यहाँ पर कहा गया कि टैक्सेस ऑन गुड एंड पैसेंजर। देखिए ये थोड़ा सा जो 53 वाला है वो यहाँ पे है, टैक्सेस ऑन कंज्यूमशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद 54 को देखते हैं, 54 ये नीचे ही दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान मानव उपयोग के लिए पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रे, आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जिसे जाना जाता है, प्राकृतिक गैस, विमान टरबाइन, ईंधन और मादक शराब की बिक्री पर कर, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य या बिक्री के दौरान नहीं। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, सशर्त राज्यों के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें इन चीज़ों को डाला गया है। तो यहाँ आपने देखा 54 और 54 यहाँ भी देख लीजिएगा, जिसमें यही चीज़ कही गई है। मतलब आप देख सकते हैं इंटर स्टेट
ट्रेड एंड कॉमर्स और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स ऑफ सच गुड्स। इसके बाद ओमिटेड है 55 नंबर का, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर 56 को देख लेते हैं, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज। कहने का मतलब क्या कि सड़कों तथा अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं उनके द्वारा लाए जाने वाले या ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर। इसके अलावा कैपिटेशन टैक्सेस जो हैं वो 61 में यहीं पर डाले गए हैं, और साथ ही साथ टोल टैक्स है और टैक्सेस ऑन व्हीकल है, टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स है। ये सब राज्य सूची के विषय हैं। 60वें नंबर का पॉइंट आप देख रहे हैं, टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड एंड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सब मामले जो हैं ये राज्य सूची में आते हैं। इसके बाद 62 को देखते हैं, तो 62 में आप देख रहे हैं टैक्सेस ऑन इंटरटेनमेंट एंड यहाँ पे अम्यूजमेंट्स टू द एक्सटेंट लेविड एंड कलेक्टेड बाई पंचायत और म्यूनिसिपलिटी और रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मतलब इनको कलेक्ट कैसे किया जाता है, तो कलेक्ट करने के राइट किसके किसके पास है, वो सारा जो डाटा है, ब्यौरा है, वो सब स्टेट लिस्ट में आता है, यानी राज्य सूची का विषय। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ जो 63 नंबर का पॉइंट है उसमें रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन लिस्ट 1, ऑफेंसेज अगेंस्ट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर इन दिस लिस्ट। ये सब हमने देखा। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए जिला परिषद द्वारा वसूले गए जो एकत्र किया जाने वाला मनोरंजन कर होता है वो भी राज्य सूची का ही विषय। इसके बाद 65 को देखते हैं, यहाँ वही चीज़ हिंदी में दी हुई है। यहाँ आप देख लीजिए 65, तो जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप जानते हैं यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर और जितने भी कोर्ट हैं उनका अधिकार क्षेत्र ये राज्य सूची में आता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर इन दिस लिस्ट। और उसके बाद 66 को आप देखें तो फी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फी टेकन इन एनी कोर्ट। तो ये वाला जो मैटर है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, लेकिन इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस को शामिल नहीं किया गया है। तो ये वाला जो मुद्दा है ये भी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। यहाँ तक हमने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंप्लीट किया है। इसके अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हो सकते थे या शामिल थे, बाद में भी कुछ जुड़े हैं और कुछ बहुत पहले से ही है, तो उन सबको हमने देखा। अब इसके बाद जो अगला इसमें मैटर है वो है कॉन्करेंट लिस्ट का, जो कि है लिस्ट 3, और इसमें ढेर सारे विषय हैं जिन्हें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हैं। तो ये वाला जो मुद्दा है ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसमें इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।